हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन का माय डियर फ्रेंड्स अगला काम। मेरे दोस्तों, कोऑर्डिनेशन हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग भी पढ़ा, उसकी क्या क्या ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है भैया वो भी हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंस उसकी बात पढ़ी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि अगर वो कोऑर्डिनेशन आपने सक्सेसफुली करना है तो भैया उसके लिए आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। जी हाँ, ऐसे 6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जी कोऑर्डिनेशन के कि अगर आपने अपने इस कोऑर्डिनेशन को सफलतापूर्वक करना है तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अब पहला प्रिंसिपल जो कहता है कि जो आपको फॉलो ही करना है कि कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचना नहीं कि बाद में देखेंगे। प्लानिंग पहला स्टेप है, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, बोलो यस और नो। और हम कहते हैं कि प्लानिंग से लेके एंड तक कंट्रोलिंग तक कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो इसका मतलब वी हैव टू स्टार्ट दिस एट वेरी वेरी अर्ली स्टेज। ऐसा नहीं कि बाद में सोचा जाएगा, बिल्कुल बिगिनिंग से ही, द मोमेंट वी स्टार्ट अवर मैनेजमेंट प्रोसेस, उसके साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। सो इसकी जो स्टार्टिंग है वो प्लानिंग स्टेज पर होती है। अगर आप इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो भैया प्लानिंग के समय ही होगा ये काम। जितने भी आपने प्लान्स बना लिए, बेस्ट प्लान बना लिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अगर आपने करना है सही तरीके से, सक्सेसफुली करना है, तो भैया इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल ऑफ दीज पीपल, मैन, मटीरियल, मनी, मशीन्स, जितने भी हमारे पास है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो ये हमारे सामने प्रिंसिपल आया, ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? So according to this principle, coordination must start at an early stage। भैया जैसे ही ये स्टार्ट हुआ अर्ली स्टेज से ही इस मैनेजमेंट प्रोसेस का आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? आपको ये काम करना पड़ेगा, बिगिनिंग से ही आपको ये काम करना होगा। इट मस्ट स्टार्ट ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज। पहली स्टेज से ही स्टार्ट करना है, ये बात मैंने आपको बताई। This will result in making the best plans and implementing these plans with success। तो भैया ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। फिर क्योंकि ये बात बताई गई कि भैया ये तो परवेसिव है, ऑल लेवल्स पर, टॉप, मिडिल लेवल और आपके लोअर लेवल पर भी चाहिए, और आपके हर फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हमने तो कहा ये एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है। राइट। दैट मीन्स हर फंक्शन होता चला जाएगा तो भैया ये तो कॉन्टिन्यूसली चलता चला जाएगा। दैट इज वाई इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि भैया आपको इस प्रिंसिपल को लगातार फॉलो करना है। कोऑर्डिनेशन लगातार होता रहना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेशन मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं कि एक बार कर दिया तो बस काम हो गया, अपने आप ही होता रहेगा। नो, इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, एक बार का काम नहीं है। ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन के जन्म से ही शुरू हो जाता है और उसके अंत तक चलता ही है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर मेरा एक टारगेट पूरा भी हो गया तो वहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग खत्म थोड़ी हो जाती है। लगातार किसी अगले टारगेट के लिए हम चलते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी होगा। एक बार कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया, इट विल लास्ट टिल एंड, यानी इट विल स्टे टिल एंड। तो कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक ये चाहिए ही चाहिए। सो इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट मस्ट नॉट बी अ वन टाइम एक्टिविटी। करेक्ट, वेरी करेक्ट। देन उसके बाद क्या भैया? द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन मस्ट बिगिन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स एंड इट मस्ट कंटिन्यू अंटिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट्स। तो उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक मेरे दोस्तों ये चलता रहना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि कोऑर्डिनेशन किन लोगों के बीच में होना है। मैंने बताया था टॉप, मिडिल, लेवल। ऐसे नहीं कि टॉप वाले बात करेंगे, मिडिल लेवल वाले आपस में बात करेंगे, या लोअर लेवल के आपस में बात करेंगे, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन तो भैया इन सब लोगों के बीच में चाहिए आपस में। ठीक बात है कि नहीं? अगर हम देखें तो टॉप लेवल को मिडिल से कोऑर्डिनेट करना है, मिडिल लेवल को अपने इस नीचे वाले लेवल से कोऑर्डिनेट करना, और नीचे वालों को ऊपर से कोऑर्डिनेट करना है। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? सो ऐसा नहीं है कि वन टाइम एक्टिविटी, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई ये शुरू से लेकर एंड तक चलेगा और डायरेक्ट चलेगा, इनडायरेक्टली नहीं चलेगा। ये टॉप लेवल मिडिल से बात कर रहा है डायरेक्टली, और मिडिल सीधा लोअर से बात कर रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल मैनेजर्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देयर सबऑर्डिनेट्स।
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तभी कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। इनडायरेक्टली अगर आप काम करोगे तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरी पहुँच ही नहीं पाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि भैया ये सब काम डायरेक्टली हो। दिस विल रिजल्ट इन गुड रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड देयर सबॉर्डिनेट्स। भैया उन्हें पता लगेगा कि हाँ हमसे लगातार पूछते रहते हैं, हमसे लगातार फीडबैक लेते रहते हैं, हमें लगातार गाइड करते रहते हैं, तो दैट इज़ वाई उनका रिलेशन भी अच्छा होगा। ठीक बात है कि नहीं? नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी। और किसी के थ्रू आपने कांटेक्ट किया तो बीच में जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। किसी ने बोली कुछ, बात कही कुछ और वहाँ पहुँची कुछ, ऐसा होता है कि नहीं? सो मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं इस कारण से मैनेजर और यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। सो उसको अगर आपने अवॉइड करना है सो इट मस्ट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, राइट? तो ये से पढ़ लें। दिस is because direct control helps to avoid misunderstanding, misinterpretation and disputes between the managers and their subordinates. Very very important part you have studied. So my dear friends, ये था हमारा तीसरा प्रिंसिपल। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास इसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं, तो अगले 3 प्रिंसिपल की बातें कर लेते हैं। अब आती है मेरे भाई बात प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन की। एक बात समझ लो, रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या होता है कि भैया दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सोचना। आप ये मत सोचो कि मैं एक्शन ले लूंगा तो बस काम खत्म हो गया। अरे भैया तुम जो एक्शन ले रहे हो उस एक्शन का जो असर है वो आपके सारे के सारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर पड़ता है। आप जब भी कोई डिसीजन लोगे तो आप ये मत सोचना कि बस मैं अपना डिसीजन ले रहा हूं तो काम खत्म हो गया। अरे भैया तुम्हारे सुपीरियर, तुम्हारे जूनियर, तुम्हारे पीयर्स, सबको उसका असर होता है, पूरे डिपार्टमेंट पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि हम सब के जो एक्शंस हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दैट इज वाई अगर एक व्यक्ति डिसीजन ले रहा है, एक्शन ले रहा है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे डिपार्टमेंट पर और दूसरे डिपार्टमेंट्स पर भी पड़ेगा। ये मत सोचो कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर नहीं पड़ेगा, भैया उसका इम्पैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट पर भी जाएगा। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे कोऑर्डिनेट करते हुए चलो। ये नहीं आपने प्रोडक्शन करनी है तो अपने आप करते चले गए, अरे भैया ये भी देख लो कि वहां उसकी डिमांड है कि नहीं। तो मार्केटिंग वाले से कोऑर्डिनेट करके चलो कि भाई वहां पर बाहर से किस चीज़ की डिमांड आ रही है, हम उसको बनाएं। सेल्स डिपार्टमेंट ने कुछ सेल्स कर लिया तो उससे पूछो भाई डेडलाइन क्या है, उसको अपनी सिचुएशन बताओ कि हमारे पास ऑलरेडी कितना काम पड़ा है, कितनी हमारे पास कैपेसिटी है। तो उस हिसाब से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अगर चलेंगे तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है बढ़िया काम करेगी। दैट इज वाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस है, तो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करना है हमने। अगर आप कर पाओगे तभी ये कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस प्रिंसिपल को पूरी तरह से फॉलो करें। आइए पढ़ें। द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ ऑल द पीपल, दैट इज ऑल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड। भैया सीधी सीधी बात है, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। So the decisions and actions of one person or one department will affect all the other person and department in the organization. ये भी बात पक्की है कि एक व्यक्ति का किया गया काम बाकी सबके ऊपर असर डालता है। Therefore, before taking any decision or action, all managers must first find out that how it will affect the other department or people, right? How to find out the effect of that decision or action on the other persons and department in the organization, कि भैया उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। This is what is known as reciprocal relationship. ठीक बात है कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस यही कहलाता है, राइट? कोऑर्डिनेशन तभी सक्सेसफुल होगा ओनली इफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस रेसिप्रोकल रिलेशन इज फॉलोड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव डन। तो चलिए अगली बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भैया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब भी एक तरह से ये है कि भैया कॉन्टैक्ट में तो है, बात आपने सामने तो है, डायरेक्टली बात होती है, लेकिन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते। कम्युनिकेशन भी कांटेक्ट के बाद एक लेवल की चीज है कि कांटेक्ट में तो है, बातचीत हो रही है, बट आप अपनी बात कह नहीं पा रहे, उसे समझा नहीं पा रहे, तो भैया वो डायरेक्ट कांटेक्ट का भी फायदा नहीं है। इसीलिए आपको कांटेक्ट तो है डायरेक्ट, लेकिन भैया इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको अपनी बात को, ताकि जितने भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो सुपीरियर है, चाहे सबॉर्डिनेट है, चाहे पीयर्स हैं, भैया ऐसे केस में दे ऑल आर इन सिंक विद यू। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही गोल की तरफ जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो भैया कैसे काम चलेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट बता ही नहीं रहा कि वो किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बता ही नहीं रहा कि उसके पास काम कितना
ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कितना वो कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है। फाइनेंस वाला बता ही नहीं रहा कि पैसे हैं कि नहीं है। बता, अगर ऐसी सिचुएशन होगी, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, देन हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन विल रन। सो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में इस तरीके से बातचीत करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है आगे पीछे ऊपर नीचे सबसे, जिन जिन से ज़रूरी है इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम सही तरीके से चलता रहे। सो दैट इज़ वाई प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कहता है ये, कोऑर्डिनेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तभी काम बढ़िया चल पाएगा भैया, सीधी सीधी बात है। गुड कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रेजेंट between all departments, within employees themselves and between their managers and subordinates. This is very 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 important part. उसके बाद क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव कि भैया जब भी आप किसी भी सिचुएशन में बातचीत करोगे, आपके जितने भी लोग हैं उनको आपने अपना टारगेट बता दिया है। वो टारगेट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसके जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि भाई हमारा आखिरकार मकसद क्या है। हर एक पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे ऑब्जेक्टिव को क्लियरली जानता है। ऐसा नहीं होता किसी को डाउट हो, यार पता नहीं क्या करवा रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करने हैं क्या नहीं करते, हमें तो कभी बताते ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुल तभी होगा इफ ओनली इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट इट्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। Everyone in the organization must know the objectives very very clearly. No one must have any doubts about the objectives of the organization. This is very very important. Clear objectives can be achieved easily and quickly. क्या ये बात सबको समझ में आई अच्छी तरह से? So my dear friends, ये है कहानी छोटी सी प्रिंसिपल्स की, और इसी के साथ कोऑर्डिनेशन वाला काम यहीं पर होता है समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, फिर से मिलेंगे कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड।